हेलो बच्चों। चलिए बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? ठीक है, मैं तो आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। अनिल प्रताप सिंह है, मोहम्मद शुभम है, और ठीक है ना, प्रीति है, पुष्पेंद्र गुर्जर है, शिवानी राणा है, अभिषेक है, साक्षी तिवारी, शालिनी, अंकुश, विजय, सौरभ, राजीव, गोविंद, प्रीति मौर्य, दीपक, मानसी, धीरज, शिखर। ठीक है, आप सभी लोग कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया होंगे आशा करता हूं। ठीक है, अच्छा, सब लोग पहले आ जाओ और मुझे एक बात बताओ बच्चों कि हम लोग मेंटल एबिलिटी, मानसिक अभिरुचि पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब वो इस विषय को लेकर ठीक है ना थोड़ा सा डिस्कशन हुआ, ठीक है ना, इसके सिलेबस को लेकर, इसकी विषय वस्तु को लेकर, ठीक है, तो मुझे ये बताया गया, बेसिकली ये पता चला है कि बच्चे, ठीक है ना, कि इस विषय से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं मेंटल एबिलिटी, इसके ना के बराबर प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं बोल दूं कि नहीं बहुत महत्वपूर्ण है, आप सब लोग लाइव आइए, इस तरह से नहीं। ठीक है, दो तीन प्रश्न इस तरह के प्रश्न जो है ना मानसिक अभिरुचि के अभी तक देखने को मिले हैं फिलहाल। ठीक है, लेकिन ठीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, ज्यादा भी प्रश्न आपको इसको देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर मुझे आपको उस परिस्थिति के लिए तैयार करना है कि जब चार ऑप्शन आपके सामने हो, आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो आप अपना विवेक का प्रयोग करके किस ऑप्शन को ठीक है सही मानेंगे। ठीक है, तो मैं आपको उसके लिए तैयार कर रहा हूं, और यहां तक मैं सफल भी रहा हूं बेसिकली, क्योंकि अभी तक मैंने आपके ठीक है तीन चार टॉपिक कंप्लीट करा दिए, और उन टॉपिक्स में मैंने आपको एमसीक्यूज के माध्यम से ये बताया कि कैसा पेपर में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस की अप्रोच कैसी होगी। और आप भी जो है ना, कई बार जब मैं आपको कोई भी चीज समझाता हूं कि बेटा इस प्रश्न का आंसर ठीक है इस बिहाफ पर या इस वजह से ये होगा, तो आप कहते हैं कि हाँ सर। ठीक है, आप अभी भी गलती कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक है आप गलती को खत्म कर देंगे। अगर कोई केस स्टडी आएगी तो आप नहीं करेंगे, और अगर इससे संबंधित कोई फैक्ट आता है तो फैक्ट जितना भी है, मैं फैक्ट तो सारे करा ही रहा हूं आपको। ठीक है ना, चाहे मैं ठीक है कानून एवं शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात करूं, या फिर मैं सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर बात करूं, या फिर मैं सबसे पहले ठीक है ना जो टॉपिक था हमारा, सबसे पहला टॉपिक ठीक है ना उसको लेकर मैं बात करूं, ठीक है, या फिर मैं अपराध नियंत्रण के बारे में बात करूं, तो ठीक है मैंने मोस्टली जितने भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो भी, और साथ ही साथ केस स्टडी, दोनों को मैं साथ लेकर चल ही रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हाँ, ठंडी बहुत ज्यादा है सच में, क्लास रिकॉर्ड नहीं है बेटा मुस्कान, ठीक है ना, मुझे आप सबका ठीक है ठीक है सुनाई दे रहा है, आपके ठीक है नाम आ रहे हैं, ठीक है सभी के। चलिए, अब मुझे आप लोग ये बताओ, ठीक है, क्या बताओगे आप लोग मुझे? इस प्रश्न का जवाब बताओ। ठीक है ना, पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में अपराध के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है। आपको बताना है कि सर भारत में अपराध के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है। धार्मिक भिन्नता, निर्धनता एवं बेरोजगारी, राजनीतिक भ्रष्टाचार, और उच्च शिक्षा। तो बताएंगे आप, क्या कभी भी हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा अपराध के लिए जिम्मेदार हो सकता है? नहीं यार, हायर एजुकेशन अपराध के लिए तो जिम्मेदार नहीं हो सकता। इनफैक्ट हायर एजुकेशन के कारण ठीक है अपराध और कम होंगे, क्योंकि जिसने एक बार हायर एजुकेशन ग्रहण कर ली वो अपराधी तो नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन धार्मिक भिन्नता जो है वो जरूर ठीक है अपराधों को ठीक है ना कई बार प्रश्रय देती है, ठीक है ना, अपराधों को आश्रय देती है। धार्मिक भिन्नता के आधार पर अपराध होते हुए हमने देखे हैं, है ना जी, धार्मिक भिन्नता के आधार पर अपराध होते हुए हमने देखे हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे प्रसंग ठीक है ना हमको न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं, जहां पर दो धार्मिक समुदायों के बीच में हिंसा हो गई, टकराव हो गया, तो इससे ठीक है ऑब्वियस सी बात है आपराधिक प्रवृत्ति ठीक है बढ़ी। ठीक है, निर्धनता एवं बेरोजगारी तो ठीक है ही कारण। आपने कोविड के दौरान देखा होगा, ठीक है, जब बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब को छोड़ा, ठीक है, इनफैक्ट बेसिकली छोड़ा क्या, बच्चे के ठीक है ना वो जॉब उनकी छूटी गई, लेकिन कहीं ना कहीं तो बहुत सारे लोग ठीक है जिनके पास जॉब नहीं थी, जिनकी जॉब छूट गई, उनको जॉब से बेदखल कर दिया गया, तो फिर उनके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं बचा। और जब जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं बचा, तब फिर आपने देखा होगा कितनी सारी ऐसी घटनाएं हुई, ठीक है, जिसमें चोरी था और बाकी के ऐसी एक्टिविटीज थी जिससे कि अपराधों को बढ़ावा मिल रहा था। क्योंकि ठीक है क्या करते वो बेचारे उनके पास उनका रोजगार छीन लिया है, तो वो क्या करेंगे? चोरी ही करेंगे। चलिए, तो वो बेचारे नहीं है। राजनीतिक भ्रष्टाचार,
ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, राजनीतिक भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ा कारण होता है अपराधों के लिए, तो उच्च शिक्षा नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सबने सही आंसर दिया इसका। इसके बाद ठीक है, समझ में आ गया ना सबको। ठीक है, प्रश्न क्या था, अपराध के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है? कोई भी बच्चा बता देगा हायर एजुकेशन उत्तरदायी नहीं हो सकता अपराध के लिए। धार्मिक भिन्नता, क्योंकि मैंने कल ही आपको बताया है सांप्रदायिक सद्भाव, और सांप्रदायिक सद्भाव में मैंने आपको बताया है कि ठीक है, कई बार सांप्रदायिक तनाव होता है, ठीक है, उससे ठीक है दो गुटों के बीच में लगातार संघर्ष भी हो जाता है, पथराव की स्थिति होती है, फायरिंग की स्थिति, और इससे अपराधों को बढ़ावा मिलता ही है। निर्धनता और बेरोजगारी तो आपको पता ही है। ठीक है, अगर बेरोजगारी रहेगी, अगर लोगों के पास बेटा आय प्राप्त करने का कोई साधन नहीं है, तो परिणाम स्वरूप वो अपराध को विकल्प के तौर पर अपनाएंगे। ठीक है ना, और गरीबी भी है, क्योंकि व्यक्ति को क्या चाहिए, ठीक है, अगर उसके पास जीविकोपार्जित करने का कोई साधन नहीं है, कोई जॉब नहीं है उसके पास, तो फिर वो आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाएगा। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, वो कैसा बेटा, उसकी जो मेंटेलिटी हो जाएगी वो क्रिमिनल मेंटेलिटी हो जाएगी। फिर वो शॉर्टकट्स देखेगा, जिन शॉर्टकट्स के माध्यम से पैसा कमाया जा सके, कम समय में ज्यादा पैसा बन सके। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पर चलेंगे। जो बाल अपराधी होते हैं उनको किस प्रकार का दंड दिया जाता है? ठीक है, अगला प्रश्न है कि भाई बाल अपराधियों को किस प्रकार का दंड दिया जाता है? तो जो बाल अपराधी होते हैं उनको किस प्रकार का दंड देंगे? बाल अपराधों की रोकथाम के लिए बाल अपराधियों को सुधारात्मक दंड दिया जाता है और उन्हें सुधार गृह में भेजा जाता है। बाल अपराधियों को 3 वर्ष से अधिक का कारावास नहीं दिया जाता, उनको 7 वर्ष से अधिक का कारावास नहीं दिया जाता, और बाल अपराधियों को आजन्म कारावास अथवा मृत्युदंड को छोड़कर अन्य सभी दंड दिए जा सकते हैं। ठीक है, देखो बाल अपराधियों को किस प्रकार का दंड दिया जाता है। ठीक है, तो बाल अपराधों को, ठीक है बेटा, जो बाल अपराधी होते हैं उनमें बाल अपराध की घटना की रोकथाम के लिए उनको सुधारात्मक दंड दिया जाता है, जिस कारण से उनको सुधार गृह में भेजा जाता है। और जब उनको सुधार गृह में भेजा जाता है ना बेसिकली, तो उस सुधार गृह में ठीक है, अगर वह अच्छा बिहेव करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, ठीक है, तो उनको बहुत जल्दी रिलीज भी किया जाता है। लेकिन सुधार गृह में जब रखा जाएगा तो उनका कोई भी निकट संबंधी, उनका कोई भी अभिभावक, ठीक है, वहां उनके आसपास रहेगा, उनके साथ रहेगा। ठीक है ना, मतलब सुपरविजन में ही रखा जाता है। और साथ ही साथ उसका उद्देश्य जो होता है ना, बाल अपराधियों को सजा देना नहीं होता बेटा। ठीक है, बाल अपराधियों को सजा देना उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य क्या होता है कि बेसिकली उनके भीतर जो अपराध, ठीक है, अपराध की प्रवृत्ति जो घर कर गई है, उनके भीतर जो आपराधिक प्रवृत्ति जन्म ले गई है, ठीक है ना, उस प्रवृत्ति को खत्म करना, उस प्रवृत्ति को समाप्त करना, उस टेंडेंसी को, ठीक है, बिल्कुल न्यून करना। ठीक है, सुधार गृह में भेजा जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, बाल अपराधियों के उपचार के लिए कौन से उपाय महत्वपूर्ण होंगे? ठीक है, बाल अपराधियों के ट्रीटमेंट के लिए, उनके उपचार के लिए कौन से उपाय महत्वपूर्ण होंगे? देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये प्रश्न चूंकि बाल अपराध से आया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना, बाल अपराधियों को जब दंड दिया जाता है, ये बात ध्यान रखना, बाल अपराधियों को बेटा जब दंड दिया जाता है तो हमेशा उस दंड की जो प्रकृति होती है, जो उस दंड का नेचर होता है, वह सुधारात्मक होता है। क्या आता है बेटा? सुधारात्मक होता है। उनको कभी भी किसी भी स्थिति में कठोर कारावास नहीं दिया जा सकता। ठीक है, उनको कठोर कारावास दिए जाने का प्रावधान नहीं है। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लेना, उनको कठोर कारावास नहीं दिया जा सकता, कितना भी जघन्य से जघन्य अपराध क्यों ना हो। ठीक है, उनको फिर भी बेटा, ठीक है, उनकी जो दंड की प्रकृति होगी वो कैसी होगी? ठीक है ना, सुधारात्मक होगी। कैसी होगी बच्चे? सुधारात्मक होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दंड की प्रकृति सुधारात्मक होती है, तो सुधारात्मक है दंड की प्रकृति, तो इस वजह से उनको सुधार गृह में रखा जाता है। इस कारण से भैया जी उनको किसमें? इस कारण से उनको सुधार गृह में रखा जाता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। उनको कठोर कारावास तो किसी भी कीमत पर नहीं दिया जा सकता है ना, कठोर कारावास से उनको बचाया जाता है। इसके बाद बाल अपराधियों के उपचार के लिए कौन से उपाय महत्वपूर्ण होंगे? उन सामाजिक परिस्थितियों में सुधार लाया जाए जो अपराधी व्यवहार का कारण बनती है। झूठ बोलने, चोरी करने, आवारागर्दी करने से उन्हें प्रारंभ से ही रोका जाए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ना आपने आजकल देखा होगा कि बेसिकली कई तरह के माँ बाप होते हैं। ठीक है ना, अगर मैं पर्सनली बात करूं, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको, और वो उदाहरण आपको, ठीक है, आपके दिल को छू जाएगा। उदाहरण ये था कि मैं शायद जब 5th या 6th क्लास में था, तो 5th या 6th क्लास में जो हमारे टीचर थे, हम मांटेसरी स्कूल में पढ़ते थे। ठीक है, मांटेसरी जो गांव में होता है ना, बेसिकली उस स्कूल में पढ़ते थे हम, मांटेसरी में। और जो हमारे टीचर साहब थे, जो मास्टर साहब थे,
ठीक है, वो कई बार जो है ना बच्चों को पीट दिया करते थे। हमारे जमाने में बच्चे खूब पीटते थे, अब बच्चों को पीटना बंद कर दिया गया है। हमारे जमाने पे बच्चे वास्तव में पीटते थे, ठीक है, होमवर्क नहीं करके लाते थे, झूठ बोलते थे, मक्कारी करते थे, ठीक, घर वाले ही बोलते थे कि मास्टर इसे पीट देना, ठीक है, स्कूल नहीं आ रहा था, काम नहीं करता। पहले इस तरह के गार्जियन हुआ करते थे, माँ बाप हुआ करते थे, तो वो थोड़ा बहुत उसको जो ना वो टीचर के नाम से बच्चे डर भी जाते थे, ठीक है, बोल भी दिया करते थे घर पे कि तू होमवर्क नहीं करेगा, तू एक काम नहीं करेगा, तू आवारागर्दी करेगा तो तेरे मास्टर से बोल देंगे। तो मास्टर का भय इतना होता था, ठीक है। तो हमारे माँ बाप ने खुली छूट दे रखी थी कि साहब हमारा बच्चा पढ़ना चाहिए, ठीक है, ईश्वर की कृपा से शुरुआत से ही पढ़ने में मन लगता था, ठीक है। लेकिन एक और साहब थे, ठीक है, मेरे ही दोस्त थे, मेरी ही क्लास में थे, ठीक है ना। एक बार हमको समान दंड मिला, बिल्कुल इक्वल, ठीक है ना, किसी काम को ना करने पर उनको भी मिला, हमको भी मिला, पूरी क्लास को मिला। पूरी क्लास में शायद कोई एक ही बच्चा था, सत्यम नाम का लड़का था, 5th क्लास 6th क्लास की बात बता रहा हूं, उसने काम किया था, बाकी हम किसी ने काम नहीं किया, ठीक है। अब हम रोते हुए अपने घर गए क्योंकि लास्ट पीरियड था, पिटाई लगी थी, रोते हुए हम भी घर पहुंचे। पापा ने पूछा क्या बात है, हमने बता दिया साहब होमवर्क नहीं किया, तो उन्होंने 1-2 और जड़ दिए हमारे कि ठीक है अच्छा हुआ, नहीं करेगा तो पिटेगा। लेकिन उन साहब की जो मम्मी है, जो मेरे दोस्त थे, उनकी मम्मी अगले दिन स्कूल में पहुंच के उन्होंने मास्टर को भली बुरी कही कि तुमने मेरे बेटे को हाथ कैसे लगा दिया, मेरा बेटा चाहे बिल्कुल काम ना करे, तुम होते कौन हो। आज उनका बेटा क्या कर रहा है, ठीक है ना, शायद 1-2 बार वो उनका बेटा जेल जा चुका है आज, ठीक है ना। और अपराध क्या है, ठीक है, वही चोरी चकारी के, ठीक है ना। जो हमारे गांव में जो पंचायत घर है, कभी पंचायत घर के पंखे चुरा लिए, ठीक है ना। हमारे गांव में एक बारात घर भी है, वो भी सरकारी है, ठीक है, बारात घर में सिलेंडर चुरा के ले गया, ठीक है ना। और स्कूल के पंखे चुरा लिए सरकारी स्कूलों के, या फिर सिलेंडर चुरा लिए, इस तरह के अपराध में, या किसी की छोटी मोटी चोरी कर ली, फ्रॉड कर लिया, वो 2-3 बार जेल जा चुका है। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि परवरिश अच्छी होनी चाहिए, आपके गार्जियन भी अच्छे होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे को मारो पीटो, नहीं, ये बच्चे को मारना पीटना, ठीक है, समस्या का समाधान नहीं है, मैं मारने पीटने का समर्थन नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन हाँ, बच्चे को नैतिकता और अनैतिकता के बीच का जो अंतर है उसको जरूर समझाओ कि क्या मोरलिटी है, क्या इमोरलिटी है। अनैतिकता और नैतिकता हमारे जमाने में, ठीक है, टीचर का पीटना और टीचर का बताना कि ये काम करो, ये काम ना करो, या माता पिता का भी बताना कि क्या नैतिक है क्या नहीं नैतिक, वो समझाया नहीं जाता था, थप्पड़ मार के बताया जाता था। वो एक साधन था कि क्या नैतिक है, वो मम्मी पापा मार के ही बताते थे हमको, ठीक है। आज की तरह नहीं, अरे मेरा बाबू, अरे मेरा सोना, अरे मेरा गुद्दा, मेरे गुद्दे ने खाना खाया, मेरा गुद्दा खाना खाएगा, ऐसे नहीं होता था हमारे टाइम पे, ठीक है। खाना नहीं खा रहा, अच्छा अभी बताऊं तो, मम्मी कहती अभी बताऊं तो, खाना ना खाएगा डैम मारा, ठीक है, कान की नीचे खा खाना, रोते रहते थे, खाना खाते रहते थे। बात समझ में आ रही है। तो उनका वो साधन था बताने का। चलिए, तो सामाजिक परिस्थितियों में सुधार लाया जाए, बिल्कुल सही बात है। झूठ बोलने, चोरी करने, आवारागर्दी करने से प्रारंभ से ही रोका जाए। अब मैंने क्यों बोला, क्योंकि उनके गार्जियन ने उनको प्रेशर दिया साहब को, ठीक है। अब उस बच्चे के मानसिक, ठीक है, स्तर को आप समझने की कोशिश करें कि जिसकी मम्मी खुद स्कूल में जाकर टीचर को डांट रही हो तो तुम मेरे बच्चे से हाथ मत लगाना, वो बच्चा क्या सोच रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि आगे, ठीक है, होमवर्क ना करने की उसको हरी झंडी मिल गई। अब वो रोजाना ऐसे होमवर्क नहीं करके लाता था, मास्टर को क्या पड़ी है, ठीक है, कोई कुछ कहता ही नहीं था उससे, ठीक है। तो उसका शुरुआत से ही बच्चे जो उसकी एक मानसिक मनोवृत्ति बनी, वो ये बनी कि भाई मुझे होमवर्क तो करना है ही नहीं। फिर वो उद्यम भी मचाने लगा, फिर वो और भी लड़कों को परेशान करने लगा, और धीरे धीरे करके आज वो क्रिमिनल बन गया। परिवार में उन्हें स्नेह, सहयोग, सद्भावना, सम्मान वातावरण मिलना चाहिए, ना कि उपेक्षा, डांट फटकार व मारपीट का, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। उनका पारिवारिक जीवन सुखमय होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात हकीकत है, ठीक है। आमतौर पर बच्चे शुरुआत से ही, आपने बहुत सारी ऐसी मूवी देखी होंगी, ठीक है, जब बच्चों को शुरुआत से ही उपकार मिलता है, स्नेह नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, बल्कि उनकी कंपैरिजन बगल के किसी पड़ोसी बच्चे से होती है कि उसके देख, उसके कितने अच्छे मार्क्स आए, एक तू है जो तू ऐसा करता रहता है, वो करता रहता है, लेकिन उसे मारा जाता है, पीटा जाता है। तो ऐसे भी बच्चे जो मेंटेलिटी होती है ना, वो उसकी क्रिमिनल मेंटेलिटी बन जाती है। शुरुआत से उसकी सोच आपराधिक प्रवृत्ति की हो जाती है, क्योंकि उसके भीतर जो है बहुत सारे, ठीक है, अनैतिक तत्वों का समावेश हो चुका होता है। जो मार वगैरह पड़ी है ना, ठीक है, वो बहुत हिंसक रूप धारण कर लेती है, उसकी मनोवृत्ति पर उसका बहुत गहरा असर पड़ता है। व्यक्ति के चरित्र चित्रण में विद्यालय का दायित्व महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, यस, ठीक है। व्यक्ति के चरित्र चित्रण में विद्यालय का दायित्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैं खुद बताऊं तो मैं शिशु मंदिर और विद्या मंदिर में पढ़ा हूं, ठीक है। वहां पर क्या है कि भैया जी कहकर बोलते थे, ठीक है, जब खाना होता था तो वहां पर भोजन मंत्र होता था, ओम सहना भवतु सहनम भुनक्तु सह वीर्यम करवा वही तेजस्विनावलीतमस्तु। सुबह जब जगते थे तो प्रातस्मरण होता था, करहाग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, ठीक है। मतलब इतना अच्छा माहौल था, बिल्कुल भी हिंसक मारपीट नहीं, कुछ भी नहीं, एक दूसरे से स्नेह के साथ बोलना, बड़े भैया है तो भैया जी कहना,
ठीक है, इस तरह का। तो स्कूल का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे चरित्र चित्रण में, ठीक है ना। और बड़ी अच्छी शिक्षा भी दी जाती थी। तो आज हम भी ठीक ठाक है, हम भी जो है ना बहुत अच्छे से बात करते हैं। उन्हें गलत आदतों में, बुरी संगति, धूम्रपान, जुआ, शराब व अन्य किसी भी प्रकार के नशे व फिजूल खर्ची से बचाया जाए तथा उनके व्यवहार पर नजर रखी जाए। ये बात भी बिल्कुल सही है। और कुल मिलाकर सभी उपाय किए जाए, इसी से बेटा बाल अपराधियों की स्थिति में सुधार लाया जा सकेगा। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो वो जो मैं बताऊं ना, मैंने अभी जैसे बोला वो छोटे पे पिटाई होना, वो छोटे पे पिटाई होना जो है ना वो गलत नहीं होता ना। ठीक है, पढ़ाई के प्रति बच्चे के भीतर डर बैठाया जा सकता। पढ़ाई के प्रति आप बच्चे के भीतर डर नहीं बैठा सकते, लेकिन आप उसे इतना भी स्नेह मत करो कि आपका स्नेह बच्चे को बिगाड़ दे। ऐसा भी होना नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कि आपका इतना दुलार और इतना इतना स्नेह भी ना हो कि बच्चा ही बिगड़ जाए। ठीक है, तो फिर आप उस स्नेह का, उस प्यार का क्या करोगे? इतना भी मत डांटो। ठीक है, कि बच्चे, ठीक है ना, अपने दिमाग के भीतर पता है बेटा बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को स्टोर कर लेते हैं। खासकर जो उनके जीवन की जो शुरुआती यादें होती है ना, आपके भी मनो मस्तिष्क पे आपकी शुरुआती यादें बिल्कुल, ठीक है, अमिट रूप से छपी हुई होंगी। जैसे बचपन में हम लोग गिल्ली डंडा खेलते थे, हमें बिल्कुल याद है गिल्ली डंडा खेलते थे, हम कंचा खेलते थे, है ना, हमें बिल्कुल याद है। चोरी छुपे हम ये काम करते थे, अगर मम्मी ने देख लिया कंचा खेलते हुए बहुत मारेंगी। ठीक है, किस दोस्त के साथ खेलते थे, क्या वो सारी यादें आज भी हमारे पास है। क्रिकेट खेलने दुबका चोरी जाते थे, वो बात हमें पता है। ठीक है, खेल अच्छा है, खेल मनोरंजन का एक साधन होता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है ये ना तो इतना स्नेह होना चाहिए कि बच्चा बिगड़ जाए, वो आपके हाथ से ही निकल जाए। आपने इतना, ठीक है, लाड किया, इतना दुलार किया कि आपने उसे वास्तव में जीवन की जो वास्तविक सच्चाई है, संघर्ष, उससे दूर रखा, तो ये भी बेकार है। ठीक है, ये भी खराब है। और इतना मारना पीटना भी नहीं चाहिए, तो मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए बच्चे के साथ। ध्यान रखना, आप भी कल को माँ बाप बनेंगे तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो उपचार के लिए कौन से उपाय महत्वपूर्ण होंगे? ये सभी उपाय बाल अपराधियों के, ठीक है, उसमें सुधार लाएंगे। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपचार अपराधियों के सुधार हेतु नहीं है? इनमें से कौन सा उपचार है जो अपराधियों के सुधार हेतु नहीं है? रिमांड। क्या रिमांड से कभी कोई अपराधी सुधर सकता है? नहीं, लेकिन वो बात हकीकत है कि रिमांड से ही बहुत लोग सुधरते हैं। ठीक है, लेकिन किताबों की अगर हम दृष्टि से बात करें तो पेरोल, जो अंतरिम जमानत दी जाती है बच्चे, ठीक है, वो इसलिए दी जाती है जिससे कि अपराधी बाहर का जीवन देखे कि बाहर का जीवन कितना अच्छा है, बाहर कितनी स्वतंत्रता है। ठीक है, आपने आमतौर पर जब पढ़ा होगा, जब संजय दत्त को टाडा के केस में जेल हुई थी तो 2-3 बार बीच बीच में पेरोल पर आए थे। ठीक है, क्योंकि उनके पास उनके स्ट्रॉन्ग वकील थे, वो पैरवी करते थे और जज साहब जो है वो उनको पेरोल पे दे देते थे। जो जब वो बाहर आते थे, बाहर की हसीन दुनिया देखते थे कि बाहर कितनी स्वतंत्रता है। ठीक है, आप जो मन में आए आपके, आप वो कर सकते हो, जो खाने का मन करे आप वो खा सकते हो, जहां जाने का मन करे आप वहां जा सकते हो। तो इसलिए अंतरिम जमानत दी जाती है कि जब वो व्यक्ति दोबारा से जेल में आए, कारावास में आए, तो वो अच्छा व्यवहार करे जिससे कि उसकी सजा कम हो सके। ये भी होता है कि जैसे अगर आपको कोई सजा सुनाई गई है तो जेल में आपका व्यवहार कैसा है, आपके अच्छे व्यवहार के कारण आपको जो है ना, ठीक है ना, जो जेलर साहब है वो पैरवी कर सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं साहब कि इनको जल्दी छोड़ दिया जाए, इनका अच्छा व्यवहार रहा, तो पेरोल भी हो सकता है। ठीक है ना, खुला कारागार, ठीक है, ये भी वास्तव में प्राचीर विहीन बंदी गृह, खुला कारागार इसको बोलेंगे। ये भी, ठीक है, एक अच्छा होता है खुला कारागार भी, जिससे अपराधियों में सुधार आता है, अच्छा ट्रीटमेंट है। ठीक है, सदव्यवहार का आश्वासन, परिवीक्षा का मतलब क्या होता है? सदव्यवहार का आश्वासन। परिवीक्षा आगे बहुत यूज होगा शब्द, तो परिवीक्षा का मतलब होता है सदव्यवहार का आश्वासन, बिल्कुल सही बात है। लेकिन रिमांड होम कहीं से भी नहीं। ठीक है, रिमांड होम की मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। ठीक है, एक बार ठीक है ना, एक थाने की बात है। ठीक है, एक थाने में मैं गया हुआ था। ठीक है ना, मैं बेसिकली किसी प्रसंग में गया हुआ था थाने में। मेरे ही स्टूडेंट थे, मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, तो आपस में कोई लड़ाई हो गई थी, तो वो हमारी कोचिंग से निकले थे। ठीक है, लड़ाई होगी तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे हम इस कोचिंग में पढ़ते हैं, और ठीक है, फिर मुझे बुलाया गया, मैं वहां पे पहुंचा था। ठीक है, तो वहां पे जो है ना, बच्चे ही थे, स्टूडेंट थे, तो आमतौर पर स्टूडेंट होते हैं और फिर लड़ाई झगड़ा कर दें अगर इस तरह का, तो वो पुलिस वालों को भी एक तरह से राइट मिल जाता है उनको पीटने का, क्योंकि उनके पास अपने खुद के अधिकार इतने कम है, क्योंकि वो माँ बाप पे आश्रित है और वो माँ बाप को बोलेंगे नहीं या किसी तरह की आवाज नहीं उठाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं वहां पे गया तो मैंने इसका बड़ा विरोध किया। ठीक है, मुझे बहुत गलत लगा, मैंने कहा तुमने मारा क्यों, तुम्हारा सब अधिकार क्या है। एक कांस्टेबल साहब मेरे ऊपर भी आए थोड़ा सा, ठीक है ना, कि तुम कौन होते हो, इस तरह से। मैंने कहा कांस्टेबल साहब तुम्हारे जैसे बहुत बना दिए,
ठीक है ना। और मैंने कहा जितना भी संविधान आज तक पढ़ा है ना, तुम्हारी नौकरी ले जाऊंगा, ठीक है। और आप ये भी मत समझना, ठीक है, कि अगर आपने तेज आवाज में भी बात की ना, मैं तो आपने इसलिए बुलाया हूं क्योंकि ये मेरी कोचिंग से आए, तो आप मेरी कोचिंग का रजिस्ट्रेशन देख लो, ठीक है ना। मैं रजिस्ट्रेशन जमा करता हूं या नहीं, या मेरे पास पार्किंग की व्यवस्था है अथवा नहीं, मेरे पास पेयजल की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है, मेरी कोचिंग में फायर एक्सटिंग्विशर लगे या नहीं, आप ये देखिए मेरी कोचिंग में, ठीक है ना। मेरी कोचिंग से पढ़ के गए, बहुत अच्छा हुआ कि आपने नैतिकता की दृष्टि से मुझे बुला लिया। मैं बच्चों को समझाऊंगा कि भाई आगे से मत लड़ना, मत झगड़ना, रास्ते में कुछ भी हो जाए, ठीक है। मैं इनको नैतिकता का पाठ पढ़ाऊंगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुमने इनको जो मारा पीटा, ये बहुत गलत है, ठीक है। क्योंकि तुम इनको मार पीट के जो है ना, तुम उनको इस तरह से ट्रीट कर रहे हो जैसे एक जघन्य अपराधी को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। उस पर लिखा हुआ था, एक पट्टा था, जैसे वो होता है ना बच्चे, गांव में जो मोटर होती है जिससे चारा करते हैं ना, चारा करने वाली जो मोटर होती है, उस पर जो पटा लगा हुआ होता है, पटा, वो ऐसा पटा था, लगभग इतना लंबा पटा था, और वो लकड़ी की एक उससे बंधा हुआ था, और उस पर बाकायदा बड़े बड़े में परमानेंट मार्कर से लिखा हुआ था कि फिर कल फिर मिलेंगे ऐसा करके, या आन मिलो सजना, कुछ ऐसा करके उस पर लिखा हुआ था। हाँ, ऐसा ही कुछ था, बड़ा वैसा था। तो मैंने कहा तुम इनको इस तरह से ट्रीट कर रहे हो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स को, कि जैसे कि ये बहुत जघन्य अपराधी हो, एक पता नहीं कितना बड़ा अपराध करके आए हैं। अरे कोई बात हो गई, मैंने माफी मंगवाई, ठीक है ना, उस कांस्टेबल से नहीं, थानेदार से माफी मंगवाई, उन बच्चों से। मैंने कि माफी मांगो, नहीं तो मैं पूरे थाने को ले डूबूंगा, तुरंत मेडिकल करवाऊंगा, और इनके शरीर पे जो भी घाव आए हैं, मेरी नौकरी चली जाएगी सबकी। तो ये भी बात हकीकत है। तो देखो वो बच्चे ही तो थे, तो आप बच्चे को, अब बच्चा क्या है, बच्चे के दिमाग में क्या आ गया, वो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, उसके दिमाग में आ गया मैंने कुछ भी नहीं किया तब भी इन्होंने मुझे मारा। अब वो बच्चा क्या है, अगर वो जिद्दी स्वभाव का रहा तो भाई साहब उस कांस्टेबल को वो देख लेगा, घूर लेगा, उसका नाम पढ़ लेगा नेम प्लेट से कि अच्छा तेरा ये नाम है, फिर रैकी करेगा कहां से आता है, कितने बजे आता है, कब ड्यूटी खत्म होती है, और जब भी बम्बे फम्बे से निकल के जा रहा होगा, भाई साहब इतनी मार मारेगा उसमें, इतनी मार मारेगा, वो अपराधी बन जाएगा, ठीक है। शुरुआत में तो वो बस ऐसे ही था, उसने गलती की, लेकिन जब आपने उसको इस तरह से ट्रीट किया तो अब वो प्रोफेशनल अपराधी बन जाएगा। हो सकता है कि लात पात मार दे, बम्बे में गिराते, ठीक है, सर पर फोड़ के बम्बे में गिराते, हो सकता है कांस्टेबल साहब ऊपर चले जाए, भगवान को प्यारे हो जाए, तो आप भी भविष्य में बनेंगे। मैं आपको एक क्यों सीख दे रहा हूं, क्योंकि आप भी वही काम करने जा रहे हैं ना, आप भी भविष्य में कांस्टेबल ही बनने जा रहे हैं, ठीक है, दरोगा बनने जा रहे हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। पेशेवर अपराधियों के अगेंस्ट ही आप ऐसी कठोर कार्रवाई करें, लेकिन आपको अगर ऐसी अनुभूति होती है कि ये पेशेवर अपराधी नहीं है, ठीक है, इसने कोई नया अपराध किया है, गलती से इस पर हो गया, या कोई गलती भी इससे हो गई है अगर किसी तरह से, तो आप उसको पहले समझाएं, बुझाएं, ठीक है। और वैसे भी पुलिस को मारने का तो अधिकार होता ही नहीं है, ठीक है ना। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि अपनी विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण है। आप बिल्कुल भी मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, लिखा हुआ है सीधा। नेक्स्ट अगला, क्रिमिनोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। इन सभी लेखकों ने, चाहे अल्बर्ट मोरिस हो, चाहे टैफ्ट हो, चाहे गारोफेलो हो, इन्होंने सभी ने ही क्रिमिनोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है, सभी ने लिखी है। आप कहेंगे सर, ठीक है ना, कोई एक पुस्तक 3 लेखक कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। सभी ने बेटा अलग अलग प्रसंगों में क्रिमिनोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है, शीर्षक यही रहा है, शीर्षक यही रहा है, लेकिन सभी ने अलग अलग प्रसंगों में लिखी है। बेटा सबका मैसेज आ रहा है, पूजा, ठीक है ना, और अखम चौधरी, काजल, साक्षी, अजय, आशुतोष, धीरज, मुझे सबका मैसेज आ रहा है, सबके कमेंट में देख पा रहा हूं। अमित कुमार, ठीक है, बीना, शितिन, गणेश, विशाल चौधरी, पारुल पटेल, मानसी, अवंतिका, सुशीला, कौशिकी, ठीक है, और एक बच्चे ने बहुत सारे, ठीक है, लव यू करके भेजे हैं, दिल भेजे हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे पढ़ने पे ध्यान दो। तो बेटा क्रिमिनोलॉजी शीर्षक से, तो क्रिमिनोलॉजी शीर्षक से अल्बर्ट मोरिस, टैफ्ट, गारोफेलो, इन सभी ने किताबें लिखी हैं। आगे चलते हैं भाई, अपराधी परिवीक्षा। अब ये समझ गए परिवीक्षा का मतलब क्या होता है, परिवीक्षा का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि परिवीक्षा शब्द आगे आएगा, और परिवीक्षा का मतलब क्या होता है, सद्व्यवहार का आश्वासन। कैसा, तो अपराधी के लिए सद्व्यवहार का आश्वासन अधिनियम 1958 किस प्रकार के दंड का समर्थन करता है, बताइए। तो बच्चे वो क्या, सुधारात्मक दंड। हमेशा दंड की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, सुधारात्मक होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना, सुधारात्मक दंड की प्रकृति होनी चाहिए, ये सबसे अच्छा दंड माना जाता है,
कठोर दंड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और अर्थदंड, ठीक है ना, अर्थदंड अगर व्यक्ति पे लग जाएगा तो ठीक है ना, एक कहावत भी है ना, व्हेन मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, ठीक है ना, जब रुपया जाता है तो कुछ भी नहीं जाता, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और आप उससे रुपया वसूल कर अर्थदंड लगाकर उसे जमानत दे दो, तो उसको भी लगेगा कि अरे यार मेरा क्या गया, कुछ ही नहीं गया, ठीक है ना, कुछ 1 लाख रुपए ही तो गए। तो वो फिर आगे भी भविष्य में इस तरह का कृत्य कर सकता है, क्योंकि जैसे उसके पास फिर से रुपयों की व्यवस्था हो जाएगी, वो फिर कोई ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटी कर लेगा, क्योंकि उसे पता है रुपया देके छूट जाते हैं, या दंड के रूप में केवल रुपए का ही प्रावधान है, अर्थ का प्रावधान है, तो अर्थदंड भी अच्छा नहीं है। निरोधात्मक दंड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, निरोधात्मक दंड भी खराब होता है। कैसा होना चाहिए? सुधारात्मक दंड होना चाहिए, ऑप्शन सी। जी ठीक है, कैसा दंड होना चाहिए? सुधारात्मक दंड होना चाहिए। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी अपराधी को सदाचार की परिवीक्षा पर कब मुक्त किया जाता है? ठीक है, जब उसकी आयु 18 वर्ष से कम हो, मतलब वो अवयस्क हो, ठीक है। किसी अपराधी को सदाचार की परिवीक्षा पर कब मुक्त किया जाता है? यदि उसकी आयु 18 वर्ष से कम हो, जब उसने ऐसा अपराध किया हो जो मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास से दंडित किए जाने योग्य नहीं है। जी हाँ, ठीक है, तभी उस अपराधी को सदाचार की परिवीक्षा पर मुक्त किया जाता है। ठीक है, सदाचार की परिवीक्षा पर कब मुक्त किया जाएगा? ठीक है, सदाचार की परिवीक्षा, परिवीक्षा का मतलब क्या होता है? सदव्यवहार का आश्वासन देकर कि आप आगे से अच्छा व्यवहार करना, चलो हम आपको मुक्त करते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, अच्छा व्यवहार करना। दोबारा अगर इस तरह की कोई भी एक्टिविटी की तो इस बार तुमको कठोर दंड दिया जाएगा, ठीक है ना, या फिर जो रेगुलर दंड दिया जाता है उसी दंड के तहत तुमको दंडित किया जाएगा। तो सदाचार का, ठीक ना, परिवीक्षा का मतलब है सर, सदाचार की परिवीक्षा मतलब सदव्यवहार का आश्वासन दिया जाना कि चलो अब हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि हम तुमसे उम्मीद करते हैं कि तुम बाहर जाकर अच्छे काम करोगे। क्लियर है? तो जब उसने ऐसा अपराध किया हो जो मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास से दंडित किए जाने योग्य नहीं है। नेक्स्ट अगला, कौन सा कथन गलत है जब एक किशोर अपराधी गिरफ्तार अथवा निरुद्ध किया जाता है? निरुद्ध का मतलब बेटा गिरफ्तार करना ही होता है, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम डिटेंशन बोलते हैं। जब एक किशोर अपराधी को, किशोर का मतलब है कि 18 वर्ष से कम है, सीधा सा मतलब है अवयस्क है। किशोर का मतलब ही यहाँ पर क्या है? अवयस्क, वो 18 वर्ष से कम है। तो कौन सा कथन इसमें गलत है? आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें क्या है भैया जी, गलत है, कौन सा कथन। तो जब एक किशोर अपराधी को गिरफ्तार अथवा निरुद्ध, निरुद्ध का मतलब क्या होता है? डिटेंशन, ठीक है। तो आपको ये चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, चार ही ऑप्शन है ना। जब एक किशोर अपराधी को केवल जमानतीय अपराधों में जमानत पर मुक्त किया जाएगा, जब एक किशोर अपराधी को केवल जमानतीय अपराधों में जमानत पर मुक्त किया जाएगा, उसे परिवीक्षा अधिकारी अथवा किसी, ठीक है, उपयुक्त व्यक्ति अथवा संस्था की निगरानी में रखा जा सकता है। उसे जमानत पर मुक्त नहीं किया जाएगा यदि उसके किसी पेशेवर अपराधी के संपर्क में आने की आशंका हो। उसे जमानत पर मुक्त नहीं किया जाएगा यदि उसे नैतिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक खतरा हो। प्लीज मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? जब एक किशोर अपराधी को, किशोर अपराधी गिरफ्तार अथवा निरुद्ध किया जाता है, तो जब आप किसी भी किशोर अपराधी को गिरफ्तार अथवा निरुद्ध करते हैं, इनमें से कौन सा एक कथन गलत है? एक कौन सा कथन गलत है कि एक किशोर अपराधी को केवल जमानती अपराधों में जमानत पर मुक्त किया जाएगा? देखो ये ध्यान रखना, एक किशोर अपराधी को जमानती और गैर जमानती, गैर जमानती, ठीक है, ये बात मैं बता रहा हूं। अगर किसी की आयु 18 वर्ष से कम है, मतलब वह किशोर है और उसने कोई अपराध किया है, तो उसको, ठीक है, केवल नहीं, उसको जमानती और गैर जमानती दोनों ही अपराधों में जमानत पर मुक्त किया जा सकता है। तो यही गलत हो गया और जो गलत है वही सही है, ठीक है ना, जो गलत है, बाकी ये सब सही है। अगर कोई किशोर अपराधी है बेटा, तो उसे परिवीक्षा अधिकारी अथवा किसी उपयुक्त व्यक्ति अथवा संस्था की निगरानी में रखा जाएगा। क्यों निगरानी में रखा जाएगा? क्योंकि उसको सुधारात्मक दंड दिया गया है। उसको क्या दिया गया है? सुधारात्मक दंड दिया गया है। अच्छा, ये जो परिवीक्षा अधिकारी होते हैं ना, ये बड़े नालायक होते हैं, ठीक है। जी हाँ, जितने भी सुधारागृह होते हैं, जितने भी, ठीक है, सुधार गृह होते हैं जहां पर इन किशोर अपराधियों को रखा जाता है, सुधार गृह, वहां पर ये जो परिवीक्षा अधिकारी होते हैं, मतलब सदव्यवहार का अधिकारी, जो उन किशोरों को बताएगा कि अच्छा व्यवहार करें, वो एक तरह का बच्चे ऐसा व्यक्ति होता है वास्तव में, ठीक है, जो इन किशोरों के साथ, इन बच्चों के साथ बहुत मारपीट भी करता है। जी हाँ, ठीक है, मारपीट करता है, टॉर्चर करता है, उनके साथ गाली गलौज करता है,
जिससे कि वो किशोर जो होते हैं ना, वो और आगे भविष्य में अपराध करने के लिए उससे उत्सुक होते हैं। ठीक है, देखो अपराधी के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, आपको क्या लगता है? अगर ठीक है, अपराधी की भी कई तरह की कैटेगरीज है। ठीक है, अगर वह मजबूरी में अज्ञानतावश अपराधी बन गया है, मजबूरी में या फिर अज्ञानतावश अपराधी बन गया है, ठीक है ना, उसका ठीक है कई सारे एक्ट ऐसे होते हैं, कई सारे एक्ट ऐसे होते हैं जहां पर आप नहीं चाहते कि आप अपराधी बन जाए, लेकिन फिर भी आप बन जाते हैं। लेकिन आपका मंतव्य ये नहीं होता कि आप अपराधी बने, ठीक है ना, आप किसी सही मंतव्य के लिए लड़ते हैं और पता चलता है कि आप अपराधी बन गए। जैसे ठीक है, सड़क पर एक पुलिस वाले आपके पिताजी को गाली दे रहे थे, आप खड़े हुए थे, ठीक है ना, अब आपका बेटे होने पे कलंक है कि एक पुलिस वाला आपके पिताजी को गाली दे रहा है और आप चुपचाप सुन रहे हैं। ठीक है, तो आप ठीक है ठीक ठाक है, हट्टे कट्टे हैं, पुलिस की भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं, दौड़ फोड़ भी लगा रहे हैं, गांव का देसी खाना खा रहे हैं। ठीक है, तुमने 2-3 थप्पड़ मारे पुलिस वाले के, एक लात मारी, पुलिस वाला गिर गया, उसके चोट आ गई, हो सकता है कि कोई गंभीर चोट लग गई सिर फिर में, वो भगवान को प्यारा हो गया। मेरी बात आप समझिए। या ठीक है, शहर का कोई गुंडा है, कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है, कोई राजनेता है, ठीक है, वो निकल के जा रहा था, आपके पिताजी भी निकल के जा रहे थे, उसकी फॉर्च्यूनर कार आपके पिताजी की स्कूटी से टकरा गई, आप पीछे बैठे हुए थे, उसने आपके पिताजी को गाली दी, आपसे नहीं रहा गया, वो रसूखदार व्यक्ति था, लेकिन आपने बिल्कुल भी ये महसूस स्वीकार किया कि बिल्कुल भी सहन करने योग्य नहीं है, ऐसा आपने महसूस किया। उस समय आपका इतना खून खोल गया, आप इस तरह की स्थिति में आ गए कि आपने उस राजनेता के 2-3 थप्पड़ मार दी। वो रसूख वाला व्यक्ति था, उसने आपको अंदर करवा दिया, क्योंकि उसकी पुलिस वालों में सब में बहुत अच्छी गहरी ठीक है ना जान पहचान थी। ठीक है, तो आपका मंतव्य नहीं था अपराधी बनने का, आप अपराधी बन के, एक अपराध ऐसा होता है। ठीक है, अगर मान के चलिए आप किशोर है, ठीक है, तो आपको किस तरह से ट्रीट किया जाए? अच्छे से ट्रीट किया जाए। ठीक है, आप सदव्यवहार का आश्वासन देंगे और आप जब अच्छी तरह से एक्ट करेंगे वहां पर, ठीक है, तो आपको मुक्त भी किया जाएगा जल्दी। दूसरा होता है प्रोफेशनल अपराधी होता है। प्रोफेशनल अपराधी का मतलब है जितने भी गैंगस्टर आपने देखे होंगे, जैसे एक लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर है, ठीक है, ये गैंगस्टर वगैरह ये प्रोफेशनल होते हैं। किसी की सुपारी ले ली, ठीक है, मारना है तो मारना है, इनके पास महंगे महंगे असला बंदूक और ऑटोमेटिक मशीनरीज होती हैं, गन्स होती हैं इनके पास, ठीक है ना, कह के मारते हैं, सुपारी लेके मारते हैं, सलमान खान के पीछे पड़ जाते हैं, तो कभी किसी और के पीछे पड़ जाते हैं, वो पंजाबी सिंगर था उसके पीछे पड़ गए, ये प्रोफेशनल। तो इनके विरुद्ध ठीक है सुधारात्मक कार्रवाई भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये सुधरने वाले तो है नहीं, ये प्रॉपर बन चुके हैं अपराधी, है ना। तो ध्यान रखना, उनकी भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं। उसे जमानत पर मुक्त नहीं किया जाएगा यदि उसके किसी पेशेवर अपराधी की उसे जमानत पर मुक्त नहीं किया जाएगा अगर इस तरह की संभावना है कि वह किसी पेशेवर अपराधी के संपर्क में आ सकता है। ठीक है, अब वो अगर यहां से छोड़ दिया जाए तो वह किसी प्रोफेशनल अपराधी के, जैसे लॉरेंस बिश्नोई वगैरह के गैंग का वो कोई गुर्गा बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह के गैंग का वो सदस्य बन सकता है। अगर ऐसी संभावना है तो उसको बिल्कुल भी जमानत पर मुक्त नहीं किया जाएगा। उसे जमानत पर मुक्त नहीं किया जाएगा यदि उसे नैतिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक खतरा हो। किसी भी तरह का अगर उसे खतरा हो तो भी उसको जमानत पर मुक्त नहीं किया जाएगा। ये सभी सही है, लेकिन इसमें गलत पूछा था तो ये गलत होगा। ठीक है, चलिए, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, प्लीज एक बार थम्स अप करो। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, ये प्रश्न कैसे हैं, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं आपको समझाने का। मुझे नहीं पता कि मैं इसमें कितना सफल हो रहा हूं, क्योंकि मैं ठीक है थोड़ा सा पढ़ता भी हूं इस सब्जेक्ट को, ठीक है ना, लेकिन ये प्रॉपर मानसिक अभिरुचि है, ये प्रॉपर मानसिक अभिरुचि है। चलिए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक किशोर अपराधी के संबंध में जी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है बेटा जी, ठीक है, आप सभी को मेरी ऑडियो वीडियो बिल्कुल ठीक है सही से दिखाई दे रही है? अच्छे से मेरी ऑडियो वीडियो आ रही है, एक बार बताएंगे?
हेलो। चलिए, सब कुछ ठीक है यार, ये बार बार ब्लिंक क्यों कर रहा है? हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए आइए। ठीक है, नेक्स्ट आगे। एक किशोर अपराधी के संबंध में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं अथवा टेलीविजन में उसे नाम, पता, फोटो आदि प्रकाशित ना करने का उल्लंघन करने पर कितने रुपए तक का दंड लगाया जा सकता है? जी हाँ, ठीक है, एक किशोर अपराधी के संबंध में, अगर एक किशोर अपराधी है, मतलब 18 वर्ष से कम उसकी आयु है, बच्चे, एक किशोर अपराधी है, 18 वर्ष से कम की आयु है, अगर किसी समाचार पत्र में, पत्रिका में, टेलीविजन में उसका नाम, पता, फोटो आदि प्रकाशित कर दिया, ठीक है, तो दंड लगाया जा सकता है। कितने हजार रुपए का दंड लगाया जा सकता है? और ये व्यवस्था बच्चे किस प्रावधान में है? ठीक है, तो ये बेटा है, ठीक है, 25,000 रुपए का दंड लगाया जा सकता है, 25,000 रुपए का। और यह जो व्यवस्था है, इसका प्रावधान धारा 21 में किया गया है, आईपीसी की धारा नहीं है, ये है, ठीक है, किशोर अपराध विनियम, किशोर अपराध अधिनियम 2000। बात समझ पा रही है? तो इसका जो प्रावधान किया गया है वह धारा 21 में किया गया है बेटा, किशोर अपराध अधिनियम 2000 के अंतर्गत। ठीक है, किशोर अपराध अधिनियम 2000 के अंतर्गत। कई बार बेटा इस किशोर अपराध अधिनियम को किशोर न्याय अधिनियम भी बोल दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, इसको किशोर न्याय अधिनियम भी बोल दिया जाता है, क्योंकि अपराध शब्द किशोर के लिए यूज करना सही नहीं है, तो इसलिए इसको किशोर न्याय अधिनियम भी बोल दिया जाता है, धारा 21। तो धारा 21 में यह प्रावधान है कि आप किसी भी किशोर अपराधी का नाम, पता, फोटो वगैरह किसी भी समाचार पत्र या टेलीविजन पर नहीं छाप सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अगेंस्ट 25,000 रुपए का दंड लग सकता है, 25,000 रुपए का, 25,000 रुपए का दंड लग सकता है। ठीक है, चलिए अब ठीक आ जाएगी मेरी आवाज। नेक्स्ट आगे, अपराध शास्त्र के अंतर्गत कम गंभीर अपराध की संज्ञा किसे दी गई है? बताइए बच्चे, अपराध शास्त्र के अंतर्गत, ठीक है, किसको कम गंभीर अपराध की संज्ञा दी गई है? कम गंभीर अपराध, ठीक है, बाल अपराध, वास्तव में, ठीक है, जो बाल अपराध होता है वह कम गंभीर अपराध है, बाल अपराध को, क्योंकि, ठीक है ना, बाल अपराध को इसलिए कम गंभीर अपराध बोला गया है कि वह पूर्ण आयु, योग्यता और क्षमता वाला व्यक्ति नहीं है। और अगर पूर्ण आयु, योग्यता, क्षमता वाला व्यक्ति नहीं है और अगर उससे कोई गलती हो गई जो अपराध की श्रेणी में आता है, तो हो सकता है कि उसने वह जानबूझकर, ठीक है, या फिर वह उस स्थिति की गंभीरता से परिचय ना हो। ठीक है, हो सकता है कि क्या स्थिति बन सकती है, उस स्थिति की गंभीरता से वो बिल्कुल भी परिचित ना है, ठीक है, और उसने इस तरह का कदम उठा लिया जो कि अब अपराध बन गया है, तो इसलिए बाल अपराध को। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। जब पिता रात को ड्यूटी देते हैं और माता दिन में, जब पिता रात को ड्यूटी देते हैं और माता दिन में, तो बच्चे प्राय सड़क पर ड्यूटी देते हुए मिलते हैं। यह कथन किसका है? आप इसका मतलब बताइए। ठीक है ना, ये बहुत बड़े बेटा समाजशास्त्री हैं, बहुत बड़ी जिनका ये कथन है। ये किसका कथन है ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, लेकिन इसका मतलब क्या है आप मुझे कोई मतलब समझाएंगे? आप मुझे इसका मतलब समझाएंगे कि जब पिता रात को ड्यूटी देते हैं और माता दिन में, तो बच्चे प्राय सड़क पर ड्यूटी देते हैं हुए मिलते हैं, इसका मतलब क्या है? यस, बहुत अच्छे। देखो एक बच्चा है, बड़ी जल्दी कमेंट निकल गया। देखो मतलब वो बच्चे आवारागर्दी करते हैं,
मतलब क्या है सर? तो मतलब ये है बच्चे कि बच्चे आवारागर्दी करते हैं। तो बच्चे सड़कों पर ड्यूटी देते हुए मिलते हैं, मतलब बच्चे आवारागर्दी करते हुए, अपराध करते हुए मिलते हैं। यह कथन मार्टिन न्यूमेयर का है। किसका है बच्चे? ये कथन मार्टिन न्यूमेयर का है कथन। ठीक है, तो ये कथन बाबू किसका है? ये कथन मार्टिन न्यूमेयर का है, न्यूमेयर का है। ठीक है, बहुत अच्छे, एक बच्चे ने इसका जवाब भी दिया था। नेक्स्ट अगला है, बाल अपराध का सबसे महत्वपूर्ण कारण अपराधी क्षेत्र है। बाल अपराध का सबसे महत्वपूर्ण कारण अपराधी क्षेत्र है। जैसे ठीक है, अगर कोई भी क्षेत्र ऐसा है जहां पर अपराधी हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा है बेटा, ठीक है, कि जहां पर अपराधी हो, जहां पर अपराधी रहते हो, प्रोफेशनल अपराधी रहते हो, ठीक है, उस क्षेत्र विशेष में लगातार अपराध की घटनाएं घटित होती रहती हो, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है उस क्षेत्र विशेष में बाल अपराध होंगे ही होंगे। तो बाल अपराध का सबसे महत्वपूर्ण कारण अपराधी क्षेत्र है। यह कथन किसका है? यह कथन सेल्डन और ल्यूक का है। किसका है यह कथन? सेल्डन और ल्यूक का। सेल्डन और ल्यूक क्या कहते हैं इसमें? सेल्डन और ल्यूक ये कहते हुए हमें मिलते हैं, ये समझाते हुए मिलते हैं कि बेसिकली ठीक है, ये बहुत हद तक निर्भर करता है, ठीक है, कि व्यक्ति जो बाल अपराधी है वह किस क्षेत्र से बिलोंग करता है। मेरी बात आप समझ, किस क्षेत्र से बिलोंग करता है। अब मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा यार, ठीक है। देखो, जिसकी फैमिली बैकग्राउंड क्रिमिनल ना हो, जिसकी फैमिली बैकग्राउंड क्रिमिनल ना हो, जिसकी फैमिली में सभ्य, नैतिक, सदव्यवहार करने वाले लोग रहते हो, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वहां से कोई अपराधी पैदा हो। प्रोफेशनल मजबूरी में कोई बन गया हो, जैसे कोई ऐसा एक्ट हो गया हो, जैसे मैंने उदाहरण दिया चौराहे पर आपके पिताजी की है स्कूटी पे किसी राजनेता की फॉर्च्यूनर की टक्कर हो गई, वो आपके पिताजी को गाली दे रहा है, आप नहीं रुक पाएंगे, आप बेशक अपराधी बन गए उस केस में। ठीक है, अगर ऐसे कोई अपराध हो सकता है तो हो सकता है, नहीं तो वैसे कोई प्रोफेशनल अपराधी नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड ही अपराधी वाली है, ठीक है ना, अगर किसी की फैमिली बैकग्राउंड में ऑलरेडी शार्प शूटर, गुंडे, बलात्कारी, लुच्चे, इस तरह के लोग, दादा टाइप के लोग, डॉन टाइप के लोग पहले से ही रहे हैं, चाचा, पापा, ताऊ, एक से एक बड़ा हिस्ट्री सीटर है, तो इसमें प्रबल चांसेस है कि आप तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि आपको ऐसी परवरिश मिली है। आपने अपने परिवेश में देखा ही है कि आपके पिताजी हिस्ट्री सीटर, ठीक है, चाचा और बड़ा हिस्ट्री सीटर, ताऊ और उनसे बड़े हिस्ट्री सीटर, साथ ही साथ ताऊ जो है, ठीक है, वो लुक्का भी है, बदमाश भी है। ठीक है, तो आप अपने आप से क्या उम्मीद करेंगे कि आप अब्दुल कलाम साहब बन जाएंगे? नहीं ना, ठीक है, आप भी कुछ ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, आप हो सकता है कि और बड़ी हिस्ट्री सीटर बने या थोड़ी सी कम बड़ी हिस्ट्री सीटर बने, तो कुछ ना कुछ तो आप भी बनेंगे। क्लियर है? ये किसका कथन है बच्चे? ये सेल्डन और ल्यूक का कथन है। नेक्स्ट आगे, अपराधी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए समाज के लिए क्या अधिक घातक है? बताइए बच्चे, अपराधी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए समाज के लिए क्या अधिक घातक है? अधिक घातक, इसमें एक चीज पूछिए, क्या अधिक घातक है? क्या बेटा? जो अपराधी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देता है। अभी तुम्हें पता है एनिमल मूवी आई थी, उस एनिमल मूवी के अगेंस्ट एक महिला जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने कोर्ट में याचिका दी और उन्होंने बोला कि साहब इसमें महिलाओं के प्रति हिंसा को दर्शाया गया है। इसमें शायद मैंने पहले भी आपसे ये उदाहरण दिया है कि इसमें बोला गया उसमें कि किस तरह से महिलाओं के प्रति क्रूरता की गई है, महिलाओं को एज ए सेक्स ऑब्जेक्ट प्रयोग में लाया गया है। बात समझ में आ रही है? एज ए सेक्स ऑब्जेक्ट महिलाओं का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस तरह का। तो फिर जो मूवी के डायरेक्टर हैं वो अपना बचाव करते हुए बोलते हैं कि साहब हमने दिखाया तो वही है जो समाज में होता है। अगर हमने इस फिल्म में कोई भी ऐसी चीज दिखाई हो जो आज तक समाज में कोई भी ऐसी घटना ना घटी हो तो ठीक है, ठीक है, आप जो भी हम पर जुर्माना लगाएंगे हम उसको देने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन ये सारी घटनाएं तो वही हैं और ये हकीकत बात है। तो ऐसी बात नहीं है बेटा। ठीक है, मूवी और समाज, देखो सिनेमा और समाज दोनों एक दूसरे के पर्याय होते हैं। कई बार सिनेमा से समाज और कई बार समाज से सिनेमा सीखता है। बात समझ में आ रही है? कबीर सिंह मूवी देखने के बाद, ठीक है, जितने भी नई नई उम्र के लड़के थिएटर से बाहर निकले, ठीक है, फिर सब दो सिगरेट पीने लगे। तेरे नाम मूवी देखने के बाद उस समय बेटा, ठीक है, जो उस समय के युवा थे, ठीक है, सबने लंबे लंबे बाल और बीच में से मांग निकालनी स्टार्ट कर दी। जॉन अब्राहम वाली धूम देखने के बाद जितने भी नई नई उम्र के लड़के थे सबने R15 ले ली, ठीक है, और हूं करके वही धूम मचाले करते रहते थे। ठीक है, तो ये होता है समाज का सिनेमा पर और सिनेमा का समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, ये हमेशा से देखा गया है। लेकिन मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा। अब ये जो अभी मूवी आई है इसको देख लीजिएगा, 12th फेल, जो IPS मनोज कुमार शर्मा सर की है, ठीक है ना। तो शर्मा सर की जो मूवी आई है आप उसको देख लो। उस मूवी को देखने के बाद आपका पढ़ने का मन करने लग जाएगा, सच्ची बात बता रहा हूं। आप ब्रदर्स मूवी देख लो, बहुत पहले आई थी ब्रदर्स मूवी, 2016 में आई थी लगभग, और वो अक्षय कुमार की है, अक्षय कुमार के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा है उसमें।
ठीक है, जो बेसिकली MMA फाइटिंग बेस्ड मूवी है। आप उस मूवी को देख लो, कसम से बता रहा हूं अगले दिन से तुम जिम जाने लग जाओगे। प्रभाव पड़ता है, तुम्हारा भी मन करेगा, ठीक है ना। तुम गदर मूवी देख लो, तुम्हारा मन करेगा कि तुम भी जाकर पाकिस्तान में किसी सकीना को ले आओ वहां से, है ना। तो प्रभाव तो पड़ता ही है। तो मुझे ये बताना है कि क्या अधिक घातक है। गंदी बस्तियों में रहन सहन बहुत अधिक घातक है? नहीं है। गंदी बस्तियों में रहन सहन बहुत अधिक घातक तो नहीं है। परिवार के सदस्यों का अनैतिक आचरण या फिल्मों में अश्लीलता, हिंसा व क्रूरता के दृश्य, तो सबसे ज्यादा है बेटा परिवार के सदस्यों का अनैतिक आचरण, क्योंकि वो 24 घंटे आपके आसपास रहते हैं। और अगर उनका आचरण अनैतिक है, वो मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं, या ठीक है मम्मी पापा ही आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं मम्मी पापा, या ठीक है जो आपके दादाजी हैं, दादाजी आपके मम्मी के प्रति गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनको गाली देते हैं, आपके पिताजी भी उनका दादा का समर्थन करते हैं, ठीक है, आपकी दादी मम्मी को ताने मारती हैं, तो इसका आप पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। या आपकी मम्मी उल्टा करती हो, पिताजी को ताने मारती हो, दादाजी को ताने मारती हो, कभी कभी तो आपकी मम्मी हो सकता है कि अपनी सास को धक्का तक मार देती हो। एक उदाहरण देता हूं, तो सबसे ज्यादा जो आपराधिक मनोवृत्ति पैदा होगी वो बेटा परिवार के सदस्यों के अनैतिक व्यवहार करने से होगी, अनैतिक व्यवहार करने से। दृश्य सही नहीं लिखा, कोई बात नहीं, तुम क्यों इसमें, है ना बेटा, नहीं लिखा दृश्य बाहर में जाने दो, सही, ठीक है। लेकिन मैंने तो आपको बता दी ना, परिवार के सदस्यों का अनैतिक आचरण। आप सहमत हो इस बात से? ऑप्शन सी, ठीक है बेटा, सहमत हो? नहीं, डी क्यों यार? उपयुक्त सभी कैसे हो जाएंगे, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बता दो, उपयुक्त सभी कैसे हो जाएंगे? जी, ठीक है, आप डी कैसे बोल सकते हो यार, ठीक है ना। मुझे बस एक बात बता दो, ठीक है, मुझे बस एक बात बता दो मेरे भाई, ठीक है, अच्छा शायद हो सकता है, हाँ जी, डी क्यों नहीं, मैं बता रहा हूं, हो सकता है कि किसी किताब में आपको डी ऑप्शन मिल रहा हो, वो गलत है, ठीक है। ऐसा क्या, देखो गंदी बस्तियों में रहन सहन, इसमें क्या बोला है, समाज के लिए क्या अधिक घातक है, क्या अधिक घातक है, क्या अधिक घातक है? गंदी बस्तियों में रहन सहन से व्यक्ति, ठीक है, अपराधी प्रवृत्ति का होगा। बात बताइए, गंदी बस्तियों में रहन सहन से व्यक्ति की आपराधिक प्रवृत्ति बनेगी? गंदी बस्ती है, गंदी बस्ती का मतलब चलो ठीक है साफ सफाई नहीं है, ठीक है, तो वो साफ सफाई अगर बस्ती में नहीं है तो व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का कैसे हो सकता है? हो सकता है कि बेटा उस बस्ती के लोग बहुत गरीब हो बेचारे, ठीक है, उनके पास रहने लायक एक छोटा सा खोखा हो, एक स्लम एरिया हो। जरूर इसका मतलब ये है कि हर एक स्लम एरिया में अपराधी पैदा होते हैं? इसका तो मतलब ये है कि आप ये बोल रहे हैं कि जितने भी अपराधी हैं वो सारे स्लम एरिया से आते हैं, गंदी बस्तियों में? नहीं हो सकता ना बेटा, जी, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखना, दृश्य ऐसे हो गया, उपयुक्त सभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अधिक घातक, अधिक घातक पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। किसका मत है कि बाल अपराध की पहली अवस्था का प्रारंभ बालकों में एक स्कूल से भागने की आदत से होता है? आप में से कोई स्कूल से भागा है? ये बड़ी सही बात कही है तुम्हारी कसम, कि बाल अपराध की पहली अवस्था का प्रारंभ ये अवस्था है। तो बाल अपराध की पहली अवस्था का प्रारंभ भी कहां से होता है? ठीक है, बालकों में स्कूल से भागने की आदत से होता है, ये हकीकत बात है। ठीक है, जो बालक स्कूल को बंक करके स्कूल से भागते हैं, समझ लो कि वो बाल अपराध की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुके हैं, तो वे बाल अपराध की पहली सीढ़ी पर एंटर कर चुके हैं। ये बड़ा सही है बच्चे, ठीक है, ये बड़ा सही स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर तुम लोग भी स्कूल से भागे तो इसका मतलब है कि पहली सीढ़ी पर तो तुम आ ही चुके हो, बाल अपराध की पहली सीढ़ी पर तो आप आ ही चुके हो, वहां पे तो आप एंटर कर ही चुके हो। चलिए, क्लियर है? वो बेटा किसका है? हीले और ब्रूनर का है, ठीक है ना, ये फैक्ट है, हीले और ब्रूनर का है, ये फैक्ट है, सीधा सीधा हीले और ब्रूनर का कथन है। किसका मत है? जो एक स्कूल खोलता है वो एक कारागार या बंदी गृह बंद करवाता है। विक्टर ह्यूगो, ये हकीकत बात है, ठीक है ना। विक्टर ह्यूगो बोलते हैं कि जो एक स्कूल खोलता है वो एक बंदी गृह बंद करवाता है। मतलब आप समझे इसका मतलब,
कि अगर आप स्कूल खोल रहे हैं तो स्कूल में आप देखिए बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, देखिए उनको नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है वो अपराधी बनने से और आपराधिक कृत्य करने से बचेंगे। और अगर वह अपराधी बनने और आपराधिक कृत्य करने से बचेंगे तो स्वाभाविक सी बात है आप एक बंदी गृह को बंद करवा रहे हैं अगर आप एक स्कूल को खोल रहे हैं। ये विक्टर ह्यूगो का है कथन, विक्टर ह्यूगो का। ठीक है, नेक्स्ट अगला है आपका अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। ठीक है, आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 23। ठीक है ना, आर्टिकल 23 में मैंने बताया था मानव का दुर्व्यापार, मानव का दुर्व्यापार, दुर्व्यापार, वेगार और बलाश्रम का प्रतिषेध, बलाश्रम का प्रतिषेध। ठीक है, मानव का दुर्व्यापार, वेगार और बलाश्रम का प्रतिषेध। अब यहां पर मानव का दुर्व्यापार क्या है बच्चे? यहां पर मानव के दुर्व्यापार से मतलब होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है बच्चे, इससे मतलब क्या है यहां पर? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसका मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है सीधा सीधा बच्चे, ठीक है, वेश्यावृत्ति। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वेश्यावृत्ति। ठीक है ना, वेश्यावृत्ति मतलब देह व्यापार, देह व्यापार करने के लिए बेटा ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, या फिर मानव अंगों की तस्करी के लिए, मानव अंगों की तस्करी के लिए, स्मगलिंग के लिए, मानव अंगों की तस्करी के लिए भी की जाती है। ठीक है बच्चे, तो ऑब्वियस सी बात है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम किससे संबंधित है? ठीक है ना, वेश्यावृत्ति से, वेश्यावृत्ति से, वेश्यावृत्ति से। वेश्यावृत्ति से, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, नेक्स्ट आगे मैं बताता हूं, कोई व्यक्ति जो किसी बच्चे अथवा अवयस्क से वेश्यावृत्ति कराता है, कोई व्यक्ति जो किसी बच्चे अथवा अवयस्क से वेश्यावृत्ति कराता है और उसी आय पर निर्भर रहता है, उसे अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत कितनी सजा का प्रावधान है? कम है, ठीक है ना, मेरे हिसाब से ज्यादा होना चाहिए, 2 वर्ष का कारावास अथवा अर्थदंड दोनों का। ठीक है, तो 2 वर्ष का कारावास अथवा अर्थदंड दोनों का मेरे हिसाब से बेटा कम सजा है। अगर एक बच्चे अथवा अवयस्क से आप वेश्यावृत्ति करा रहे हैं और उसी की आय पर आप निर्भर हैं, तो इसमें तो मृत्युदंड की सजा होनी चाहिए। बताइए कितने जघन्य अपराध आप करा रहे हैं। एक तो अवयस्क है, और अवयस्क व्यक्ति से आप क्या करा रहे हैं बेटा? वेश्यावृत्ति। अवयस्क व्यक्ति से आप क्या करा रहे हैं? वेश्यावृत्ति। तो ये तो ठीक है, बहुत जघन्य अपराध है, बहुत ज्यादा बेटा। ठीक है, इसमें तो मृत्युदंड की सजा होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे, एक 16 वर्षीय युवती को जबरन वेश्यावृत्ति के लिए बंद करके उसका उत्पीड़न व मारपीट की जा रही है, यह सूचना मिलने पर 4 ऑप्शन है। देखिए इसका जवाब तुम देंगे, मैं 1 मिनट बैठूंगा और अब ये सोचूंगा कि ये 17 प्रश्न कराने के बाद, ठीक है ना, इस टॉपिक में मैंने आपकी मेंटल एबिलिटी को कितना डेवलप किया कि आप में से कौन इसका सही आंसर दे पा रहे हैं। क्योंकि ये 4 ऑप्शन ठीक है बहुत अच्छे हैं और सत्य के नजदीक हैं चारों। तो मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, ईमानदारी से जवाब देना, ठीक है ना। अगर आपने ये केस स्टडी कभी पहले पढ़ी हो और आपको पहले से आंसर पता हो तो प्लीज चीटिंग मत करना, सही से जवाब देना। एक 16 वर्षीय युवती को जबरन वेश्यावृत्ति के लिए, 16 वर्षीय है, ठीक है, तो युवती क्या है, बेचारी बच्ची है, अवयस्क है, और उसे जो है ना बंद करके उसको जब उत्पीड़न व मारपीट की जा रही है, यह सूचना मिलने पर मजिस्ट्रेट अपने न्यायालय के पुलिसकर्मी को उसे मुक्त कराने का आदेश दे सकता है। मजिस्ट्रेट अपने न्यायालय के पुलिसकर्मी को उसे मुक्त कराने का आदेश दे सकता है। किसी पुलिस अधिकारी को जो उप निरीक्षक मतलब एसआई से छोटे पद का ना हो उसे मुक्त करने के लिए आदेशित कर सकता है, वह अपने समक्ष प्रस्तुत करने का भी आदेश देगा। मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट को उचित कार्रवाई हेतु लिखेंगे और किसी सामाजिक महिला संगठन को मामले की जांच कर
रिपोर्ट देने का निर्देश देंगे। बताइए बच्चे मुझे, ठीक है ना। वेश्यावृत्ति क्या होता है कशिश मौर्य, मैं बता दूंगा। चलो आराम से बताओ भाई मुझे, ठीक है। 2 मिनट है पूरी पूरी घड़ी में लगा के, ठीक है। मुझे सभी का आंसर चाहिए, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसका आंसर दें। चलिए, बिल्कुल मैं सभी के ऑप्शन देख पा रहा हूं। जी ठीक है भैया, देखो इसमें ऑप्शन भी ठीक होगा कि किसी पुलिस अधिकारी को जो एसआई या उससे छोटे पद का ना हो, ठीक है ना, उसे मुक्त करने के लिए मजिस्ट्रेट आदेशित कर सकते हैं और अपने समक्ष प्रस्तुत करने का भी आदेश मजिस्ट्रेट दे सकते हैं। कौन दे सकते हैं बेटा? मजिस्ट्रेट दे सकते हैं, मजिस्ट्रेट दे सकते हैं, मजिस्ट्रेट। क्योंकि ठीक है, ये आपको पता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है, आप पढ़े होंगे ना बच्चे, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में हैबियस कॉर्पस में आपको बताया गया होगा, अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कराया जाएगा 24 आवर्स के भीतर, ठीक है ना। और अगर नहीं कराया गया 24 आवर्स के भीतर तो उसके विरुद्ध फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस लाया जा सकता है, ठीक है। ये बात तो आपको पता है। तो मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कराया जाएगा, समक्ष प्रस्तुत कराया जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, स्वापक औषधि। स्वापक औषधि मतलब सब समझते हो, नारकोटिक्स, जैसे हेरोइन, गांजा, ठीक है, नारकोटिक्स, ठीक है, आपको बताना है नारकोटिक्स है। स्वापक औषधि मींस नारकोटिक्स, नारकोटिक्स। नारकोटिक्स, ठीक है। तो आपको बताना है स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ, ठीक है। मन प्रभावी का मतलब है जो पदार्थ उत्तेजना पैदा करते हैं, ठीक है। 1985, ठीक है, इसको एनडीपीएस एक्ट बोलते हैं। इसके अंतर्गत अपराधों के नियंत्रण हेतु धारा 15 से 25 तक कितना कठोर दंड प्रस्तावित है? अगर आप नारकोटिक्स का सेवन करते हैं, नारकोटिक्स को एक, ठीक है ना, एक मात्रा से ज्यादा वो आपके पास पाई जाती है। आपने देखा होगा ना समीर वानखेड़े और आर्यन खान का केस, आपको याद है? शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान क्रूज पार्टी कर रहे थे, समीर वानखेड़े नारकोटिक्स अधिकारी है, ठीक है ना, और वो पूरा मामला क्या निकला, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, ठीक, एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अपराधों के नियंत्रण हेतु धारा 15 से 25 तक कितना कठोर दंड प्रस्तावित है? न्यूनतम 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का या 10 साल का? आपको बताना है फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब देना है सभी को। नहीं बेटा, आप गलत बोल रहे हो, ठीक है, सब लोग। 10 वर्ष का। कितना बच्चे? 10 वर्ष का, 10 वर्ष का कठोर कारावास, ठीक है, ध्यान रखना। कितना बच्चे? 10 वर्ष का कठोर कारावास, 10 वर्ष का, न्यूनतम 10 वर्ष कारावास, न्यूनतम 10 वर्ष कारावास, 10 वर्ष। जी चलिए ठीक है। तो फिर अब हमारी मुलाकात कब होगी? कल होगी इसी टाइम पे, ठीक है, कल होगी हमारी मुलाकात। प्रश्न आपको बढ़िया लगे, अच्छे लगे, मजेदार,